थोड़ी थोड़ी विधियां अलग हैं, इसको समझते हैं। क्या लिखा है, ये प्रथम विधि से मिलता हुआ है, इसको बिस्तर पर ही करते हैं, अतः बिस्तर भीगने से बचाने के लिए उस पर मोटा कपड़ा डाल देते हैं, फिर उस पर ऊनी कंबल बिछा आवाज नहीं आ रही है मैम। अभी आवाज आ रही है, क्लियर है? जी मैम। जी मैम। बीच में बिल्कुल नहीं आ रही थी? जी नहीं आ रही थी मैम, थोड़े से आया, उसके बाद नहीं आ रहा। अच्छा, मैंने फिर से रिज्वाइन किया है, समझती हूँ क्या दिक्कत हो रही है। चले, सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी क्लियर है? सभी को आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, गीली चादर पर लेटना, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा वो था गीली सूती चादर की लपेट। थोड़ा थोड़ा अंतर एक एक साइंटिस्ट ने किया और उसके भी रिजल्ट्स अच्छे देखे, तो वो हम लोग समझेंगे। तो सेकेंड जो है गीली चादर पर लेटना, यह प्रथम विधि से मिलता है, इसमें बिस्तर पर ही करते हैं, अतः बिस्तर भीगने से बचाने के लिए उस पर मोटा कपड़ा डाल देते हैं, फिर उस पर ऊनी कंबल बिछा देते हैं। 3-4 तह की हुई मोटी सूती कपड़े की चादर गीली चादर में बताया गया है, पानी से निचोड़कर कंबल पर बिछा दी जाती है कि वह गर्दन के छोर से रीढ़ की छोर तक पहुंच जाए, अर्थात पूरी पीठ उस पर रहे। रोगी पीठ के बल उस पर लेट जाता है और फैला कंबल उस पर लपेट दिया जाता है, इससे बाहर की हवा अंदर नहीं घुस पाती है। यह प्रयोग 45 मिनट तक चला सकते हैं। पीठ के बल लेट गए, नीचे की तरफ गीला है वो, और फैला कंबल उस पर लपेट दिया जाता है, इससे बाहर की हवा अंदर नहीं घुस पाती। यह प्रयोग 45 मिनट तक चलता है। इसका मुख्य उद्देश्य रीढ़ की हड्डी को सशक्त बनाना है। इसका प्रयोग कटिवात, रक्त संकुलता तथा ज्वर के समय देने से अच्छा परिणाम मिलता है। तो पीठ पर गीला है चादर और उसके बाद कंबल ही लपेटा है, मतलब आगे की बॉडी पे आपने इस वाले एक्सपेरिमेंट में, इस वाले लपेट में ऊपर की बॉडी पे आपने कंबल लपेटा है और सिर्फ नीचे की बॉडी पे आपने गीला कपड़ा डाला है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इस पे स्पाइन पे आपको नर्वस सिस्टम को बहुत ही अच्छा महसूस होगा। समझ रहे हैं? इतना ठंड लगने की गुंजाइश भी नहीं है। आपने नीचे जो है सिर्फ गीली चादर 3-4 परत कर ली और फिर सिर्फ पीठ भर के हिस्से पे बिछी हुई है और ब्लैंकेट से उसको ढक लिया है।
कितना सुंदर, हमें तो पढ़ के ही अच्छा लग रहा है। तो कम से कम इसको पहले करिए, गर्दन से रीढ़ के छोर तक, समझे? पैरों ये वाला मैम किया था पिछली बार जब आपने बोला था, तो ये वाला तो हमने किया था। तो इसको समय समय पर करना चाहिए ना, अभी फिर गर्मियां आ गई हैं, फिर करिए समय निकाल के, तभी तो लोगों को आप बता पाएंगे। तो रीढ़ की हड्डी से आपकी गर्दन के पीछे से लेके रीढ़ की हड्डी तक, टेल बोन तक आप बिछाएंगे 3-4 परत मोटा, और चाहे तो टॉवेल ले लीजिए, टॉवेल अच्छी चीज है, और फिर ब्लैंकेट कवर कर लिया, तो सिर्फ रीढ़ की हड्डी पे है, बढ़िया गीला ठंडा पानी। तो रेस्ट आपकी मर्जी, आप जब तक इनोवेशन नहीं करेंगे, अपने आप करके नहीं देखेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला कि कितना आनंद आता है। स्वस्थ है तो भी और आनंद आएगा। आगे वाला प्रयोग समझते हैं। गीली चादर पर लेटना हो गया, फिर है लेटने और ढकने का प्रयोग, लेटने और ढकने का प्रयोग एक साथ। इसमें क्या है, इसमें दोनों प्रयोग एक साथ किए जाते हैं। रोगी को चादर के ऊपर बताए गए तरीके से तैयार कर दिया जाता है, रोगी के कपड़े उतार कर गीली चादर पर लेट जाता है, फिर दूसरी से स्वयं को ढक लेता है। यह कार्य कंबल से अच्छा होता है, इसमें वायु अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। कंबल बड़ा तथा चौड़ा होना चाहिए। अधिक मोटे रोगियों के लिए 2 कंबल का प्रयोग सही रहेगा। इसका प्रयोग 45 मिनट से कम और 1 घंटे से अधिक नहीं करना चाहिए। शरीर की अत्यधिक गर्मी या ज्वर, वायु, शरीर के किसी अंग में अधिक रक्त संक्रय और विषाद रोग में यह प्रयोग उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया है कि चादर नीचे तो बिछाई और ऊपर भी गीली चादर पर लेट जाता है, फिर दूसरी से स्वयं ढक लेता है। तो दूसरी ऊपर भी गीली चादर है और नीचे भी गीली चादर है, पर उसके ऊपर कंबल से भी लपेट है, जिससे बाहर की हवा अंदर ना आए। ठीक, तो ये लगभग वैसा ही है जैसा हमने गीली चादर की लपेट में कराया, पर उसमें नीचे की चादर को लपेटा था, इसमें अलग अलग 2 चादरें हो सकती हैं। तीसरा है उदर की पट्टी। उदर मतलब पेट। जी मैम, तो ये विषाद क्या रोग का नाम है मैम? विषाद मतलब जो विषाद होगा, जो बहुत कठिन रोग है, आई थिंक। जी मैम, है ना? जी मैम, असाध्य रोग है। विषाद मतलब असाध्य रोग। जी, कैंसर टाइप मैम, जैसे हाँ, कैंसर, रक्त संक्रमण, हाँ जी, ये गांठ वगैरह पड़ जाना, हाँ, यूट्रस वगैरह मैम ना। अच्छा देखिए, विषाद का मतलब है दुख, अवसाद, उदासी और गम। ठीक है, तो जितना विषाद का मतलब हो गया डिप्रेशन के पेशेंट्स, ठीक है, जिनको नींद नहीं आती, इंसोम्निया या नर्वस सिस्टम जिनका वीक रहता है। ठीक, समझ गए? बहुत अच्छा, थैंक यू जिसने पूछा, हमें भी आ गया। जी मैम, और ये रक्त संग्रह वाला तो फिर उसमें भी आ जाएगा, कैंसर वगैरह में भी? हाँ, रक्त संग्रह तो एक्युमुलेशन, गांठें पड़ जाती हैं, पीसीओडी, पीसीओएस हो गया। ठीक है, तो रक्त संग्रह जहां पर भी गांठ पड़ती है, ठीक है, फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, तो रक्त संग्रह हो गया। विषाद मतलब उदासी, दुख, विलाप, नींद नहीं आना, ये सारे। ठीक, तो ये सारे केसेस में, और वैसे भी बेडशीट पैक, गीली चादर की लपेट, इन सब में आराम देता है। उदर की पट्टी क्या कहती है? इस प्रयोग में रोगी बिस्तर पर लेट जाता है और सूती कपड़ा पानी में भिगोकर उसे अच्छी तरह निचोड़कर उदर पर अमाशय से नीचे तक डाल दिया जाता है। ठीक है, अमाशय से नीचे तक। और कमीज से ढकने के बाद अंत में सावधानी से कंबल ऊपर से डाल देते हैं। ये 45 मिनट से 2 घंटे तक चलाया जाता है, पर 2 घंटे तक चलने में पट्टी 1 घंटे बाद गीली करनी पड़ती है। क्या है, जैसे हम मिट्टी की पट्टी रखते हैं, वैसे उधर की गीली पट्टी है। आप लपेट लो और 4 अंगुल ऊपर नीचे, इतना चौड़ा, 4 अंगुल ऊपर नीचे बाएं दाएं आपने पट्टी बना ली, 3 4 5 फोल्ड करके गीली, और उसको पानी में भिगो के पेट पे रख लिया। 2 घंटे चला सकते हैं, वैसे आइडियली आधे घंटे हम लोग करते हैं, और उसको 2-3 बार भिगो सकते हैं। ठीक है,
आगे बढ़े। ये पेट की पट्टी है जो फायदा करती है, जिसमें पेट की जितनी स्टमक हीट है, एसिडिटी है, ये सब ठीक है। इसको रख के देखिए कितना आनंद आता है। फिर बात करते हैं स्नान की। पद नहीं है, पाद स्नान है। पद तो मुझे नहीं लगता, पद स्नान 2 प्रकार का होता है। पद भी बोलते हैं पैरों को, वैसे मुझे नहीं पता कि सही लिखा है कि नहीं। पाद स्नान वैसे करते हैं, पद स्नान मतलब पैर। पद स्नान 2 प्रकार के हो सकते हैं, शीतल और उष्ण। शीतल पाद स्नान के बारे में पढ़ेंगे, नीचे देखिए पाद ही लिखा हुआ है ना, पैरों को। शीतल पाद स्नान के बारे में बात करेंगे। 2 तरीके का पाद स्नान हो गया, शीतल और उष्ण। तो शीतल पाद स्नान के बारे में बात करेंगे। इसके लिए पिंडली या इससे अधिक गहरे पानी में 1 से 3 मिनट तक खड़ा रहा जाता है। पिंडली या इससे अधिक गहरे पानी में। तो पिंडलियां क्या हो गई, हमारे टखने के ऊपर पिंडलियां, जो घुटने के नीचे का सॉफ्ट हिस्सा है। 1 से 3 मिनट तक खड़ा रहा जाता है। रोगी की अवस्था में शीतल पाद स्नान रक्त को सिर और सीने से नीचे उतारने का कार्य करता है। क्या कर रहा है ये? सिर, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्लड सिर में अधिक है तो नीचे जा रहा है, और सीने में अधिक है तो नीचे जा रहा है। तो क्या क्या में फायदा हो रहा है? कंजेशन होगा तो भी फायदा होगा, माइग्रेन होगा तो भी फायदा होगा। पर जब रोगी कुछ कारणों से पूर्ण या अर्ध स्नान सहन नहीं कर पाता, मत बोलो, इसके लिए पिंडली अधिक गहरे पानी में 1 से 3 मिनट तक खड़ा रह जाता है। रोग की अवस्था में शीतल पाद स्नान रक्त को सिर और सीने से नीचे उतारने का कार्य करता है। पर जब रोगी कुछ कारणों से पूर्ण या अर्ध स्नान सहन नहीं कर पाता तो इस प्रकार के स्नान का प्रयोग करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में इस स्नान से शरीर में ताजगी आती है, शक्ति बढ़ती है, और क्या होता है, दिन भर के काम के बाद इस स्नान से थकान दूर होती है, विश्राम से और अच्छी नींद आती है। इसको भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब आप वॉक करिए तो आप ऐसा कर सकते हैं, और फिर उस पानी को क्यारी में गिरा सकते हैं। तो एंकल, टखनों में जो दर्द होने लग जाता है, पिंडलियों में दर्द होने लगता है चलते चलते, तो अगले दिन आप खुद महसूस करेंगे कि हमारी जो वॉक है उसके बाद थकान नहीं हुई, टहल के आए या टहल के जा रहे हैं तो हमारे शरीर में ज्यादा स्फूर्ति हुई। तो ये शीतल पाद स्नान है। जहां पर हमने एक और बताते हैं हम कि पाइप से ही जब आप जा रहे हैं टहलने तो भी पिंडलियों के नीचे पानी डाला जाए 2 मिनट तक, और जब आप टहल के आ रहे हैं तो भी डाला जाए। तो वो जो पैर धोने का रिवाज है वो शायद इसीलिए है कि अगर आप पानी पैरों में डालते हैं ठंडा ताजा, और किसी के आने पर आप पैर धोते हैं तो सीधे सीधे उसकी थकान चली जाती है, मन शांत हो जाता है। इसलिए इतना इंडिया में ऑलरेडी कल्चर है कि कोई गेट पर आए तो पहले उसके पैर धुलाइए, चेहरा धुलाइए, उसके बाद ही अंदर आए हो। तो गंदगी तो साफ होती है, थकान भी दूर होती है। ये शीतल पाद स्नान के बारे में है। उष्ण पाद स्नान को पढ़ते हैं। अब इसी में गर्म के बारे में क्या है, इस स्नान को कई तरीकों से करते हैं। 1 मुट्ठी भर नमक और 2 मुट्ठी कंडे की राख 88 से 90 डिग्री गर्म पानी में मिला देते हैं। तो 90 डिग्री ये फ़ारेनहाइट की बात हो रही है, नहीं तो हम लोग 42 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं जाना है। तो यहाँ फिर से फ़ारेनहाइट की बात कही गई है। तो इसको 12 से 15 मिनट तक पाद स्नान करते हैं। 100 फ़ारेनहाइट वाली पाद स्नान के बाद आधे मिनट का शीतल पाद स्नान करने से काफी अच्छे लाभकारी परिणाम प्राप्त होते हैं। तो आपने क्या किया, 15 मिनट तक आपने गर्म पानी में पैर डलाए, उसमें नमक और कंडे की राख डाल सकते हैं 1 मुट्ठी, और फिर उसके बाद आपने ठंडे पानी में पैर डलवा दिए। क्यों? उसका टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए। निर्बलता, क्षीणता और आवश्यक उष्णता के अभाव से होने के कारण शक्तिशाली और शीतल उपचार व प्रयोग बहुत कम
प्रतिक्रिया होने या बिल्कुल ना होने, रक्त भाव के कारण जल के पर्याप्त उष्णता न उत्पन्न कर सकने की दशा में पाद स्नान समुचित रूप से लाभकारी होता है। यह पाद स्नान निर्बलों, अल्प रक्त वालों, औरतों के लिए रक्त संचालन की अस्त व्यस्तता, रक्त संकुलता, सिर और गर्दन के रोग में लाभकारी होता है। यह स्नान रक्त को खींचकर पैरों की ओर लाता है, जिससे पैरों से पसीना निकलता हो उन्हें यह स्नान नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी गर्म है पैर, गर्मी निकल रही है जिसको ठंडा करने की जरूरत है और हम उसे और गर्म करेंगे, तो जब पसीना हाथ पैरों से जिनके निकल रहा है पैरों से, उनको ये नहीं देना है। बहुत वीक पेशेंट को नहीं देना है बस। बाकी हॉट फुट बाथ को भी हम एज ए एक्सपेरिमेंट हमारे पास जो है वो पढ़ाती हूँ। पहले अभी देख लेती हूँ थोड़ा और कंटेंट, फिर एक और दिखा देती हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया, बहुत ब्रॉड करने से ये दिक्कत आ रही है। ये स्नान रक्त को खींचकर पैरों की तरफ लाता है और जिनके पसीना आता हो उनको नहीं देना चाहिए। ये स्नान विषाक्त पदार्थों को घुलाकर बाहर निकालता है तथा शक्ति वृद्धि करते हैं। गठिया ऐसे भयानक रोग से एक पाद स्नान के साथ भिगोई पट्टी के प्रयोग से चंद घंटों में छुटकारा पाया जा सकता है। पैर के घाव, जख्मों में सड़न, संधिवात, तंग जूतों से हुआ घाव, पैरों की उंगलियों के बीच होने वाली गलने क्रिया, चोट के जख्म आदि में ये लाभप्रद सिद्ध होता है। पर ऐसा ना हो कि पैर में जख्म है और गर्म पानी में पैर डलवा रखा है, ऐसा नहीं करना है। संधिवात मतलब अर्थराइटिस और फंगस जो इकट्ठा हो जाता है उंगलियों की साइड में इकट्ठा हो जाता है। पर घाव मतलब ऐसा नहीं है कि घाव में आप गर्म पानी में डलवा दोगे, वो समझना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे में फायदेमंद है। इसके साथ ही एक प्रकार का पाद स्नान जो तरल पदार्थ के स्थान पर ठोस पदार्थ से किया जाता है, उष्ण रहते ही खमीर वाला अन्न पाद स्नान पात्र में रख लेने के बाद उस पर पैर रखने से पैर सरलता से उस पदार्थ में प्रवेश हो जाता है और उससे श्वासप्रद उष्णता में बड़ा लाभ मिलता है। इसकी अवधि 15 से 40 मिनट तक होती है। ये वात, संधिवात तथा इसी प्रकार के अन्य रोगों में लाभप्रद होता है। ये मेरे को नहीं पता, समझते हैं। हाँ बताएं। वही कह रहे थे खमीर वाला कैसे लेते हैं, ये नहीं पता, मुझे पता करना पड़ेगा, मैं तो नहीं देती हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी पढ़ते हैं आगे, शायद लिखा हो, नहीं तो फिर मैं समझ लूंगी और पढ़ के। जो रोगी शिरास्फीत मतलब ब्रेन हेमरेज किससे ग्रस्त होते हैं, उन्हें पाद स्नान में पानी पिंडली के आरंभ से ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए और उसका तापमान 88, ये 0 एक साथ लिखा हुआ है, ऊपर जाएगा, 88 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर नहीं होना चाहिए। बिना किसी मिश्रण के पाद स्नान कभी नहीं देना चाहिए। तो मिश्रण खमीर है या फिर इसमें खमीर, अब किस चीज का खमीर है पता नहीं, खमीर वाला अन्न, तो खमीर वाला अन्न हो सकता है आपका मट्ठे में मैदे से जो बनाते हैं, जलेबी बनती है मैदे से जो बनता है, जलेबी जैसे बनती है वो खमीर, हाँ, मैदे से बनता है, वो खमीर हो सकता है। और आपके वो गरम किया जाता होगा कि नॉर्मल रखा जाता होगा? क्यों, आप जैसे खमीर जो है ना, वो आपने अगर डाला तो गर्म पानी में डाला ना, गर्म पानी में पैर है खमीर वाला। हाँ, वो मतलब जैसे बनाते हैं तो ठंडे में बन जाता है, ऐसे ही खमीर उड़ जाता है। लेकिन उसको गर्म किया जाता होगा बाद में, या पानी गर्म डाला जाता होगा। हाँ, मुझे समझना पड़ेगा। जैसे खमीर का वाला अन्नपाद स्नान ये भी हो गया, जैसे आपने फर्मेंट कर लिया, कांजी बना लिया, ठीक है जी। अब कांजी में फर्मेंटेशन हो गया, बैक्टीरिया डेवलप हो गए, खट्टा खट्टा हो गया 3 दिन में, हाँ, तो उसमें पैर डाल सकते हैं ऐसा नॉर्मल में।
हाँ गरम में नहीं, गरम में डालेंगे वो खराब थोड़ी हो जाएंगे। एक बार आपने बैक्टीरिया डेवलप कर लिया 3 दिन में गर्मी में रख के, ठीक है, जी, तो मट्ठा हो सकता है आपका, ये कांची का पानी हो सकता है, ऐसा। अन्न की बात हुई है, ठीक। अन्न की तो मैदे से बनता है, तो वो हाँ, अन्न वाला हो जाता है। आपका डोसे का बैटर हो गया, समझ रहे हैं, वही चीज जो अच्छा 2 दिन में खूब अच्छा खमीर उठ जाएगा, ठीक। उसको पतला करके आपने उसमें पैर डाले, ऐसा। तो चावल का भी क्या कह रहे हैं? साथ में जैसे चावल वगैरह का डाल के, हाँ, जैसे चावल और दाल का आपने फर्मेंट कर लिया और फिर उसमें पैर डाले, ठीक है। तो अभी ये मैं एक बार को और चेक कर लेती हूँ कि और बुक्स में क्या लिखा है या गूगल क्या कहता है, और फिर एक बार हम करके भी देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। जो किया हुआ है उस पर फोकस करिए, ठीक है। चले, अर्ध स्नान के बारे में बात करते हैं। इस प्रकार के स्नान का आप लोग भी पता लगाना है, क्योंकि ये तो ऐसी चीजें हैं कि इस किताब में, ये नोट्स में लिखी हैं, कहाँ पे क्या होता है किसी क्या, क्योंकि आप लोग उधर गांव देहात में भी बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं रूरल एरियाज में, तो वो क्या कहते हैं वहां पे लोग, या करते हैं वो लोग, ऐसा। अर्ध स्नान में पढ़ते हैं, इस प्रकार के स्नान का प्रयोग 3 प्रकार से करते हैं। अर्ध स्नान मतलब आधा स्नान। मैम जी क्षमा चाहूंगा, ये शीरा स्फीति से ग्रस्त होने के जो रोगी होते हैं उनको ये पाद स्नान में पिंडली से ऊपर माने नहीं जाना चाहिए, तो ये शीरा स्फीति कौन से रोग को बोलते हैं मैम? ब्रेन हैमरेज, शीरा स्फीत। जी मैम जी। वो भी देख लेते हैं, सही बात समझो आप। इसको देख लेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। एक सेकंड, हाँ सिंह को बताइए। दीदी कल 10 बजे ठीक है, डन, ठीक है। तो आपका मैं आऊँ या फिर पहुंच जाएगी वहाँ? भैया को बता दो क्या है वैसे लोकेशन? मैं पहुंच जाऊंगी, तुम लोकेशन भेज देना मुझे, ठीक, एड्रेस भेज दो। चलो दीदी, हम वही आपकी किस्त तो बताया था मैंने आपको, लेकिन ये 10 बजे जाएगी, हम 9:30 तक आपके पास आ जाते हैं, चले चलो, फिर निकल आऊंगा मैं, यही करूँ। नहीं, उधर ही मिल जाऊंगी मैं 10 बजे। हाँ चलिए ठीक है, तो सौभाग्य की मैरिज और पता कर लीजिएगा। ठीक ठीक ठीक। तो उसका शीरा स्फीत अभी देख लूंगी, अभी तो नहीं गूगल दिखा रहा है, उसको भी समझ लेंगे हम लोग। सही जो भी पढ़िए सही पढ़िए। अर्ध स्नान क्या है? इस प्रकार के स्नान का प्रयोग 3 प्रकार से करते हैं। पानी में खड़े होकर, जिसमें पानी पिंडली या घुटने से ऊपर तक आए, पानी पिंडली या घुटने के ऊपर तक आए, पानी में घुटने टेक कर बैठना जिसमें पूरी जांघ तक पानी ढक जाए, पानी में बैठना इसमें पानी नाभि तक पहुंच जाए, ठीक। तो 2-3 चीजें हो गई, एक पहले घुटने से नीचे है, दूसरा घुटने से ऊपर जांघों तक है, और तीसरा नाभि तक है। ये तीनों ही सदा ठंडे पानी से किए जाते हैं। ये स्वस्थ वर्धन का एक उत्तम तरीका है। ये स्वस्थ आदमियों के साथ साथ कमजोर आदमियों के लिए भी उपयुक्त है। इसका प्रयोग कम से कम आधे मिनट तथा अधिक से अधिक 40 मिनट तक करना चाहिए। तो ये सब इनोवेशन कीजिए। खड़े हो गए बाल्टी में, समझा आज दिन भर क्या हुआ, कैसा रहा, अगले दिन दूसरी तरीके से खड़े हो गए, तीसरे दिन तीसरी तरीके से खड़े हो गए, ठीक। अब कम से कम आधे मिनट से अधिक 40 मिनट, तो 40 मिनट नहीं करना है, आधे मिनट से आप बढ़ेंगे तो 10 से 15 मिनट करिए, जो इंपॉर्टेंट लगता है या हम लोग कहते हैं। तो आपको अगले दिन या पूरे दिन में पता चलेगा कि पैरों की क्या हालत रही। जिन व्यक्तियों का स्वास्थ्य किसी कारण से पतन की ओर अग्रसर है, अपनी दुर्बलता के कारण वे पूर्ण स्नान सहन नहीं कर सकते, ऐसे लोगों पर प्रथम 2 बार का अर्ध स्नान काफी संतोषजनक होता है। स्वस्थ व्यक्तियों के लिए तीसरे प्रकार का स्नान लाभप्रद होता है। अनेक रोग, तीसरे प्रकार का क्या है? पानी में बैठना, नाभि तक पानी पहुंच गया तो अर्ध स्नान है, ऊपर का हिस्सा सूखा। अनेक रोग इसमें नष्ट हो जाते हैं, उनकी शक्ति यथाशक्ति रहती है। अंगग्रस्त भाग पर पट्टी बांधने से
की अपेक्षा यह अधिक लाभप्रद है। इसके द्वारा निश्चित रूप से वायु प्रकोप मतलब गैस्ट्राइटिस, उदर पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, शूल मतलब बहुत तेज दर्द, चिंतोन्माद मतलब स्ट्रेस, एंजाइटी, हिस्टीरिया, पागलपन, ऐसे अनेक भयंकर रोगों में फायदा होता है, मुक्ति मिल जाती है। ठीक, बैठकर स्नान, ये स्नान भी ठंडे और गर्म दोनों प्रकार से जल में बैठकर किया जाता है। तो पहले क्या कल्चर था, बैठकर स्नान करने का कल्चर था। तालाब में या नदी में किनारे नीचे बैठ गए और उसके बाद आधे वो पैर अंदर हैं, शरीर अंदर है, उसके बाद नहाया जाता है। लेकिन आज की डेट में एकदम पलट चुका है। तो अगर कोई पूछे, जैसे अभी बीच बीच में होता था कि ब्रेन हैमरेज के केस बढ़ रहे हैं, क्या सही तरीका है नहाने का, ठीक, सीधे शावर खोलो और सर के ऊपर पानी पहले है, तो क्या सही तरीका हो गया? इतनी देर से आपने पढ़ा, नहाने का क्या सही तरीका हो गया? पानी में पहले पैर डाल के बैठे फिर बाद में नहाए। हाँ, पहले पैरों पर पानी जाए। ठीक, तो जितना एक्सेसिव स्ट्रेस है, तनाव है सर पर और हृदय पर, वो नीचे आ गया और उसके बाद आपने धीरे धीरे पूरे शरीर को गीला किया, या पहले पैरों को डाला, घुटने टेके, कमर तक पानी आया, उसके बाद नहाया। ठीक है, तो पहले के लोग पानी में ही तो बैठे रहते थे, कपड़े धोते थे, इधर उधर करते थे और उसके बाद नहाते थे, जॉब नहीं करते। फिर पहले पानी पैरों पे ही पानी डाला जाता है, फिर हाथ पर फिर करते जी, पहले पैरों पे ही पानी डाला जाता है, पर आजकल नहीं ऐसा करते हैं, जिसका नुकसान भी होता है। तो इसको एक बार को हम आपको हॉट फुट बाथ जो हम लोगों ने पढ़ा, पैरों का गर्म नहान, उसको आज एक प्रैक्टिकल देख लेती हूं मैं कि मेरे पास कहाँ अवेलेबल है। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा। एक सेकेंड दीजिए, मुझे वीडियो ढूंढना पड़ेगा, पर आप लोग उसका प्रैक्टिकल फिर कर पाएंगे, अच्छे से ढूंढ कर पाएंगे। चला नहीं गया, क्या बात है? चले नहीं, लाइट कहाँ रहेगी? कोई दुकान गाड़ी तब से ये हॉट फुट बाथ खुल गए हैं, बने सब्जी उब्जी काट रहे। इसमें फुल वीडियो तो मेरा नहीं आ रहा है। ये वाला पहले देखिए। अच्छा, छोटा सा क्लिप है। डॉक्टर शिखा गुप्ता, हेल्थ एसेंस से। कंजेशन और कोल्ड एंड कफ फ्रीक्वेंटली हो जाता है हमें, पर हम क्या करें जिससे हमें आराम आए? तो नेचुरोपैथी में एक टेक्निक है हॉट फुट बाथ, मतलब हम गर्म पानी में पैरों को डालते हैं। तो अभी हमने लिया है एक कुर्सी, चेयर, और एक हमें चाहिए बकेट जिसमें है गुनगुना पानी, और नीचे पड़े हैं पेबल्स, थोड़े से कांच के कंचे पड़े हुए जिनसे आपको खेलना है। हमने बगल में लिया है थोड़ा तेज गर्म पानी और एक मग। अभी हम इस पे एक ब्लैंकेट नीचे डालेंगे
अगर आप सिस्टमैटिक किसी चीज को करते हैं तो फ्रेंड्स आपको बहुत फायदा होता है, इसलिए आप सिस्टमैटिक चीजों को समझें। अदरवाइज नेचुरोपैथी सेंटर में 2-3 दिन के लिए गोल्डन कफ के लिए आ जाएं, जो कि आशियाना में लखनऊ में स्थित है। इसके बाद हमने एक व्हाइट चादर डाल दी है। यहाँ पर जिनको भी गोल्डन कफ है उनको बता देना है, तो हमारे थेरेपिस्ट मनोज जी आएंगे, यहाँ बैठेंगे। इसके अंदर ल्यूकवार्म वाटर है, जिससे आपके पैर नहीं चल रहे हैं, उसको हमने पहले ही चेक करके देख लिया है। अभी पैरों को डाल लिया। आप देखिए कितना इजी है इसको लगाना, जिससे क्या होगा, जो इसमें भाप बन रही है वो आपकी बॉडी को पूरी प्रॉपर मिल रही है और पैरों में वैसोडाइलेशन हो रहा है, छाती का कफ रिलीज हो रहा है। सिंपल सा नेचुरल टेक्निक है जिसको आपको समझना है। तो समय समय पर थोड़ा गर्म पानी साइड से एकदम, जिससे पैर ना चले, आपको बढ़ाते जाना है। तो 20 मिनट में कम से कम आप 10 बार ही पानी बढ़ाएंगे। तो हर 2-3 मिनट पे धीरे धीरे आप पानी बढ़ाते जाइए, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, कफ रिलीज होने लगे। ये अभी दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी मैम, जी मैम। तो कुछ समझ में भी आ रहा है? हाँ जी मैम जी। एक और दिखाती हूँ, एक और ज्यादा और अच्छे से बनाया हुआ है मैंने। एक मिनट दीजिए, ढूंढती हूँ। ये वाला देखते हैं। ये हम हमेशा ही पढ़ाने के लिए ये वाला इस्तेमाल करते हैं। इसको शांति से देखिए। और फुटबाल, पैरों का गर्म नहान। इसके लिए जो सामग्री चाहिए उसे इकट्ठा कर लें। एक कुर्सी, एक ब्लैंकेट, कंबल, एक सूती चादर, एक छोटा सा टॉवेल, एक थर्मामीटर, एक बकेट, एक और बकेट, 2 बाल्टी और एक मग। कुर्सी पर कंबल को कुछ इस तरीके से फैला देंगे और इसके बाद हम सूती चादर को कुछ इस तरीके से फैला देंगे। अब हम व्यक्ति को यहाँ पर बिछाएंगे और फुटबॉल देना है, इसको बिठा दें। सिंपल पानी से नीचे हुई तौलिया रख दें। जो चादर पहले गुनगुने पानी से भरी हुई बकेट को रख देंगे और पैरों को इसमें डलवा देंगे। पहले सूती चादर को पूरा ऐसे लपेट देंगे, जिससे बांधों को कवर करते हुए आप पेशेंट को लपेटेंगे। इसी प्रकार ब्लैंकेट को भी यहाँ से ले लेंगे और इस तरीके से पूरा गले से लेकर के ब्लैंकेट को ऐसे लपेट देंगे। पानी का टेम्परेचर नाप लेंगे। पानी का टेम्परेचर 43 डिग्री सेंटीग्रेड से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में हम तेज गर्म पानी रखा हुआ टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए साइड से धीरे धीरे आहिस्ते बाल्टी के बगल से बढ़ाते जाएंगे और फिर इसको बंद कर देंगे। बीच बीच में मरीज को पानी पिलाते जाएंगे। पानी ऐसे जब नीचे बढ़ाएंगे पानी को, तो हम गर्म पानी बाल्टी में बढ़ाएंगे और ठंडा पानी से स्प्लैश करते जाएंगे। दिन में 20 मिनट और जमीन में 10 मिनट का फुटबॉल को लेना चाहिए। वजन करने के 3 घंटे और आप ले सकते हैं। लाभ, पैरों में ब्लड वेसल्स के फैलाव के कारण ब्लड डिस्टल पार्ट से यानी ब्रेन, लंग्स, एब्डोमेन और पेल्विक ऑर्गन्स की कंजेशन को दूर करता है। इसको लेने से सिर दर्द, अनिद्रा, माइग्रेन, सर्वाइकल, एस्थमा, घुटने, एड़ी और पैरों की दर्द में आराम पहुंचता है। फुटबॉल लेते समय
सावधानी, हॉट फुट बाथ लेने से पहले पानी अवश्य पिए। आवश्यकता हो तो बीच बीच में पानी लेते हैं। सिर पर ताजा ठंडा पानी स्प्लैश अवश्य करें। हॉट फुट बाथ लेने के बाद ताजे पानी से बदन को पोंछें या शावर में। धन्यवाद। तो क्या समझ में आया आप सभी को? चादर पे बैठा देंगे और फिर उसको लपेट देंगे कुर्सी के ऊपर, और उसके बाद कंबल लपेटेंगे और गीला टॉवल रखेंगे सर पे, उस पे पानी डालेंगे, ढक देंगे। टेम्परेचर इतना हो जितना सहन कर सके, गुनगुना पानी, फिर इसके बाद बढ़ाते जाएं। मैंने जो उसको कवर किया है तो उसी पर बैठाकर चादर से, तो उसका टेम्परेचर जो अंदर है उसका वो मतलब भाप की तरह अंदर जाएगा पूरे शरीर पे। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? बता रहे हैं ना? मैं बता रही हूँ। जी जी जी। देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आज मेरी बेटी का फोन आया था दोपहर में, मैं क्लिनिक में पेशेंट ही देख रही थी, तो उसने बोला कि मम्मी पता नहीं कल से सर में दर्द है, जा नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि क्या किया है? तो बोलती है नहीं कुछ नहीं, पता नहीं, सब कुछ कर चुके हैं, बाम वाम लगा चुके हैं, ये कर चुके हैं, वो कर चुके हैं, कुछ नहीं हो रहा है और बहुत तेज दर्द है। तो हमने कहा तुमने हॉट फुट बाथ लिया? बोलती है बाल्टी नहीं है मेरे यहाँ। तो मैंने कहा कि वो दिल्ली में पढ़ रही है तो सीधे शावर है और टैप है ऐसा। तो मैंने कहा तुम बकेट अपनी फ्रेंड से ले लो और हॉट फुट बाथ लो, तुम्हें पता है कैसे देते हैं। जनरली बच्चे मेरे दोनों जानते हैं कि टब में कब बैठना है, कब क्या करना है, बस एक हिट नहीं करता है ना दिमाग में कि अच्छा हेडेक हो रहा है तो हम कुछ और करें, कुछ खाएं पिएं, कुछ भी कैप्सूल खा लें, ऐसा दिमाग जाता है। और आप मानोगे नहीं, फिर से मेरा दिमाग गया, मैंने कहा पूछूं उससे, तो बोलती है हाँ ठीक हो गया था एकदम ही, बस गर्म पानी में पैर डाला, सर पे ठंडा पानी स्प्लैश किया, पानी पिया, उतने में ही ठीक हो गया था। सोचिए, जबकि उसने वो विधि एकदम वैसी नहीं की होगी कि ढका होगा और नहाया होगा, स्टिल ठीक हो गया उसका हेडेक। बीपी हाई में तो बहुत फायदेमंद है ये, मैंने किया हुआ है। हाँ, बीपी हाई में बहुत फायदेमंद है, क्योंकि देखिए ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, पीछे से पैरों को डिप किया, पैरों की जो कैपिलरीज है फ्लेक्सिबल होती हैं पूरी बॉडी में, हमारी जो वाहिकाएं हैं आर्टरीज और वेन्स वो फ्लेक्सिबल है। तो जब वो गर्म पानी में गई, फैली, अब वो जब फैली तो उनको ज्यादा खून चाहिए, ज्यादा खून कहां से आएगा? ऊपर की बॉडी से नीचे चला जाएगा अभी उस समय के लिए। तो जब नीचे गया तो हमारी जहां सिर पे हैवीनेस थी तो ब्लड के कारण थी, एक्यूमुलेशन था, हार्ट में एक्यूमुलेशन था, वो नीचे चला गया थोड़ी देर के लिए और हमें आराम मिलने लगा। फिर उसके बाद चाहे हम सादे पानी में पैरों को वापस से ठंडे पानी में डालें, जब वेरिकोस वेन्स होती हैं तो वेन्स फट ना जाए ज्यादा गर्मी पाके, तो हम उन्हें ठंडे पानी में डाल देते हैं पैरों को, या हम उसके बाद नॉर्मल पानी से नहा लेते हैं जिससे पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए। अब हम ये चाह रहे थे कि आप एक प्रैक्टिकल कॉपी बनाओ, ठीक है, मेनली थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स। तो जैसे प्रैक्टिकल लिखा जाता है ना, ये तो हो गया आजकल डिजिटल मीडिया है तो मैंने दिखा दिया। 2001 में जब हमने 25 साल पहले नेचुरोपैथी पढ़ी थी तो इंटर में जैसे इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के बच्चे प्रैक्टिकल लिखते हैं ना, फिजिक्स का प्रैक्टिकल लिखते हैं, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल लिखते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग 10 से 12 प्रैक्टिकल उसमें लिखें, ठीक है। तो बहुत सुंदर सी एक कॉपी तैयार हो जाएगी। तो उसमें अभी हमारे 2 प्रैक्टिकल अभी हमने इस तरह से पढ़े हाइड्रोथेरेपी के। हाँ, तो पहला था हमारा बेडशीट पैड, गीली सूती चादर की लपेट, ठीक है, उसके वेरिएशंस भी दोनों। और फिर हमने पढ़ा हॉट फुट बाथ, जिसके वेरिएशंस एक कोल्ड फुट बाथ और एक हॉट फुट बाथ, तीसरा वेरिएशन हॉट एंड कोल्ड फुट बाथ, ठीक। फिर तीसरा फिर स्नान आएगा कि अर्ध स्नान है तो 3 तरीके का। उसमें आप एक साइड उसको खाली छोड़ो फोटो चिपकाने के लिए, आइदर कोई ड्रॉ कर सकता है तो आप एक ऐसी कॉपी खरीदो जो एक साइड रूलदार हो और एक साइड प्लेन हो, ठीक। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि एक गूगल से ही फोटो हॉट फुट बाथ की निकाल ली, या मेरे जैसे आता है ना फोटो एकदम से आती है जब देखते हैं, उसका एक इमेजेस में गए और इमेजेस से आपने एक निकाल ली पिक और उस पर चिपका दी, ठीक, हॉट फुट बाथ की। और इधर साइड हमने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे लिखा आपने, ठीक है। तो वो मैं लिखवा दूंगी, मतलब आपने अभी रफली लिख लिया फिर उसको फेयर कर लिया तो हमेशा आपके काम आएगा।
आप विश्वास नहीं करोगे, 2001 की कॉपी एकदम फट चुकी है वो, पर फिर भी मुझे उससे जो मोह है, जो आरोग्य मंदिर विठलदास मोदी जी क्या मैंने पढ़ा था, तो वो आज भी एज इट इज मेरे पास है और अभी भी काम आती है, ऐसे कह लीजिए। कभी भी मैं उसको खोल के देखूं और न जाने कितने लोगों ने कुरियर से मेरी कॉपी मंगाई और कुरियर से वापस की। यकीन मानिए, जो अच्छे अच्छे सेंटर्स चला रहे हैं, ऐसा प्रैक्टिकल कोई लिखता ही नहीं, ना लिखवाता है। तो आप भी ना एक मिसाल बन जाएंगे। कल को कहीं पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है तो अपने आप के लिए वो आपके पास एकदम सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि ये सब ऑनलाइन क्या है ना, ठीक है, थोड़ा समझने के लिए अच्छा है, ये बहुत अच्छा है कि मैंने इतनी मेहनत की, और ये सारी मेहनत हमने कोविड के दौरान की। जब हम लोगों को पढ़ाना शुरू करा तो हमारे पास कंटेंट ही नहीं था, तो हम क्या पढ़ाएंगे, क्या बताएंगे, तो सब धीरे धीरे चीजें हमने बनाई। ये जो अभी वाला वीडियो है, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में उनकी वेबसाइट पे अपलोड होना था और सर ने बोला सभी बच्चों को दिया और बोला कि जिसका बेस्ट होगा उसको अपलोड करेंगे। ये इलीगल है कि उनकी वेबसाइट पे भी अपलोड है और हमने भी किया हुआ है बट क्योंकि हमने शूट किया था, हमारे मोबाइल में था, तो हमने भी पर्सनली अपने पास डाल रखा है। इसीलिए इसको बहुत ही सिस्टमैटिक हमने उसको किया था। और इसके पीछे पेन भी होता है, कोई बेटी ने किया है, कभी कभी अभी हमने एक इंस्टाग्राम मैनेजर रखी थी 1 साल के लिए, उसको बहुत सारा पेमेंट कर रहे थे। अभी भी जो हम लगातार वीडियोस बनाते हैं उनको हमारे थेरेपिस्ट हैं दीपक जी, वो एडिट करते हैं, उनको हम अलग से पे करते हैं, और जो फ्लायर्स बना रहे हैं उनको अलग से करते हैं। स्टिल मैं लगी रहती हूँ दिन में दो पोस्ट कम से कम करने के लिए। तो एक बार को लेकिन कंटेंट है तो अपने को अच्छा लगा ना कि तुरंत की तुरंत हमने चीज दिखाई। और या अभी आप उस पर सर्च भी करोगे तो न जाने कितना डिस्क्रिप्शन हॉट फूड बात का मेरा मिल जाएगा कि कितनी बीमारियों में ठीक होता है। तो वहीं पर हम लोग प्रैक्टिकल बुक में ये भी लिखेंगे, मतलब क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे। पहला लिखेंगे कि आवश्यक उपकरण क्या होने चाहिए, क्या क्या चीजों की जरूरत है ना। फिर हमें बेसिकली विधि उसकी कैसे कैसे करना है, फिर उसका समय कितना होना चाहिए, फिर उसके बाद उसकी सावधानियां क्या होनी चाहिए, फिर क्या क्या किन किन चीजों में लाभ होता है और किन किन चीजों में हानियां होती हैं। हाँ, तो ऐसे 6 या 7 पॉइंट पे आपका पूरा ये ट्रीटमेंट बेस्ड होगा और एक साइड व्हाइट पेपर पे आपने फोटो चिपका दी नाम लिख के, तो ऐसा ठीक रहेगा ना। जी मैम। मैम हाँ, जब मैं स्नान करने जाता हूँ 2 बाल्टी लेके जाता हूँ, दोनों बाल्टियों में पानी गर्म होता है। एक में मैं मेरे पैर रख लेता हूँ और एक बाल्टी से नहा लेता हूँ, तो 15 मिनट कम से कम पैर ये रह जाता है। ये भी मैम बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्यों बात स्नान करो तो वो बंद होता है, वो फैसिलिटी देख लेनी चाहिए, कहीं से वहां आ रही है नहीं आ रही है, कहीं गीजर वाला ना हो कुछ, ये थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। ये हमेशा ही आप ठंडे में नहाएं या गर्म में नहाएं। हमने भी ठंडियों भर जब बहुत ठंड थी तो हमेशा पहले एक बकेट में पैर डाल लिया और फिर हम अपना बॉडी को वाइप करते रहे, या पैक लगाया या हाथ से धोया तो उसी में पैर पानी में ही रहे, और फिर हमने दूसरे पानी से नहाया, बाद में पैरों को साफ पानी से नहाकर निकल गए, टब में बैठे या कुछ भी। तो ये आपके बॉडी टेम्परेचर को एकदम से शूट आउट नहीं करता और बहुत मेंटेन करके चलता है। तो अगर आप ताजी पानी में नहा रहे हैं तो भी आप बकेट में पैर डाल लीजिए टब में और कुछ कपड़े धोइए या कुछ कीजिए या अपनी बॉडी को और अच्छा साफ कीजिए, और उसके बाद आप उसको जो है उठिए नहा करके। ठीक, उसमें कुछ टाइम मिल जाता है मैम नहाने में, थोड़ा सा 10-15 मिनट लग जाए तो और काम में थोड़ा सा हो तो हाँ वहीं पर आप कर लो। और अगर कटी स्नान, आगे हम लोग कटी स्नान पढ़ेंगे तो वो भी कर सकते हैं कि आप टब में बैठ गए, फिर कुछ कुछ अपना करते रहे, हाथ साफ किए, चेहरे पे पैक लगाया या हेयर वॉश कर लिया बैठे बैठे, तो वो उसमें अर्ध स्नान की जो बात थी कि आपने पानी भरा और पालथी लगा के बैठ गए। तो हमेशा ही कुछ कुछ ऐसी आदतों के साथ करिए। अभी देखिए आप एकदम स्वस्थ हैं, लेकिन आपने अपना इनोवेशन किया तो आपको अंतर महसूस हुआ कि नहीं, जैसे डेली में नहाता हूं पर अभी नहाता हूं तो पेट में बड़ा सारा आराम मिल रहा है या पैरों में ज्यादा आराम मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा कहना ये रहता है सिंपल, मैं भी योग करती हूं पर इतना लोग ताबड़तोड़ योग करके परेशान हैरान है। स्वास्थ्य की जो गति है वो बहुत आराम से है ना। मन में ज्यादा है। गौतम बुद्धा एकदम शांति में अपना जीवन पूरा बिताया, कोई बीमारी नहीं। हाँ, तो जहां पर मन शांत की बात की जाती है, ज्यादा आपने अनाप शनाप खाया है भाई उपवास कर लो, और ज्यादा अनाप शनाप खाया है तो आप उसके बाद नेचुरोपैथी कर लो। अब उससे ज्यादा अगर आप दिन भर घर बैठोगे या बिल्कुल बैठे रहोगे अपनी जगह से तो आपका मेटाबॉलिज्म सफर करेगा।
तो उसके लिए कदम ताल चलना ही चलना है। तो 10,000 स्टेप्स की जो बात कही जाती है, अगर वो आप नहीं चल पा रहे हैं तो आप 1 घंटा अपना दान कर दो फिजिकल एक्सरसाइज में। फिजिकल एक्सरसाइज मतलब हर जोड़ की एक्सरसाइज हो, जो पहले काम करते थे लोग उसी में होती थी, पर आज हम वो काम नहीं करते। तो एक जनरलाइज्ड फिटनेस प्रोग्राम जो आपके मन को, शरीर को, इंद्रियों को अच्छा करे, वो होना चाहिए, है ना। अनलेस कि आपने बहुत बड़ा शो करना है, आप यंग हैं, आपको योग में बड़े शीर्षासन करके दिखाने हैं, तब तो ठीक है, क्योंकि आपको उससे रोजी रोटी कमानी है ना, आपको इन्फ्लुएंसर बनना है। पर एक सामान्य व्यक्ति को जनरल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए 1 घंटे का योग जिसमें सब कुछ आता हो पर्याप्त है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है। बाकी आप प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ अपनी तीसरी आंख रखो और उसको बहुत माइन्यूटली लिखो, तो सभी लोग बिना एक्सक्यूज दिए कि हम नहीं कर पाए, बिना एक्सक्यूज दिए एक प्रैक्टिकल कॉपी खरीदेंगे, एक साइड रूलदार और एक साइड प्लेन, ठीक है। और फोटोज मिल जाएंगी, फोटोज आपकी अपनी अपनी है, इमेजेस पे सर्च करिएगा। तो अभी हम लोग 2 पे टारगेट करेंगे, 2 प्रैक्टिकल पहले मैं नेक्स्ट ईयर पे लिखवाऊंगी, फिर आगे का बढ़ेंगे। तो एक गीली सूती चादर की लपेट एंड दूसरा हॉट फुट बाथ, ठीक। फिर हम लोग कटी स्नान पढ़ेंगे, ठीक है। उन 2 में भी वेरिएशन है, तो मतलब लगभग हम लोग अगर गीली सूती चादर की लपेट पढ़ेंगे तो 3 तरीके की लपेट लिखेंगे, और हॉट फुट बाथ पढ़ेंगे तो 3 तरीके का हॉट फुट बाथ लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। जिससे आप लोग किताब लेके कहीं जाएं तो लोग आपकी प्रैक्टिकल कॉपी देखें, सराहें आपकी पढ़ाई को और स्कूल योगपीठ को भी, ठीक है। और एक आई होप आप लोगों को थोड़ी जानकारी होगी, हमारे जो डिटेल्स हैं 22 मार्च से 28 मार्च। अगर कोई आना चाहे तो आप मुझे अभी बता दें, क्योंकि टाइमिंग्स कम है। दूसरे एज ए वॉलंटियर आना चाहते हैं तो उसकी फीस बहुत नॉमिनल है, क्योंकि वो फिर आप हमारी हेल्प करेंगे। और एज ए वॉलंटियर नहीं आना चाहते, ट्रीटमेंट भी कराना चाहते हैं, तो उसकी फीस ज्यादा है। जो भी इच्छा करते हैं वो हमें पर्सनली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।